रिवाल्वर वाले ने इमरान पर नज़र जमा हुए साजिदा से पूछा, ये कौन है? दो लफ्ज़ों में बताना मुश्किल है और ये रिवाल्वर हूँ, फ़िक्र ना करो। वो इमरान पर से नज़र हटाए बगैर बोला, क्या कोई कहानी है? जी हाँ, शुरू हो जाओ, उसने कहा, लेकिन नज़र अब भी इमरान ही पर थी और इमरान तो शायद उसे देख ही नहीं रहा था। खला में घूरती हुई आंखों ने उसके चेहरे पर वीरानी से फैला दी थी। साजिदा ने अपनी कहानी शुरू कर दी। वो इमरान पर नज़र जमाए हुए सुनता रहा। उसके खामोश होने पर बोला, तो अब तुम क्या चाहती हो? ज़ाहिर है कि अब ये उस आदमी कर्नल दुर्रानी के पास वापस नहीं जा सकता, वो उसे ज़िंदा ना छोड़ेगा। हूँ, उस इमारत का महलो वक़ू बताओ जहाँ से उसने तुम्हें रहाई दिलाई थी। महलो वक़ू, वो हकला कर रह गई। फिर इमरान को मुतवज्जो करके बोली, तुम बताओ ना। डिक्शनरी देखे बगैर नहीं बता सकूँगा, इमरान ने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। फजूल बातें ना करो, वो झुंझला गई। नहीं जानता, इमरान ने ग्लोगीर आवाज़ में कहा। महलो वक़ू के माने नहीं जानता। साजिदा, वक्त ज़ाया ना करो, दफातन रिवाल्वर वाला गर्राया, ये बावर्ची नहीं है। हो सकता है उस आदमी का बॉस हो जिसने कर्नल का रोल अदा किया था। क्या मतलब? साजिदा चौंक पड़ी। हमें इसी आदमी की तलाश थी। मैं अब भी नहीं समझी। साजिदा के लहजे में किसी कदर झुंझलाहट शामिल थी। ये इमरान है, अली इमरान, जिसके फ्लैट के सामने प्रोफेसर ने दम तोड़ा था। नहीं, साजिदा उछल कर खड़ी हो गई। वो इस तरह आंखें फाड़े इमरान को घूर रही थी जैसे पहली बार देखा हो। अब रिवाल्वर वाला सर्द लहजे में बोला, मिस्टर अली इमरान, तुम बताओ इस सारे सेटअप का क्या मतलब है? शादी करना चाहता था, इमरान ने दर्दनाक आवाज़ में कहा। साजिदा को कब से जानते हो? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सारी ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजारी हो। शट अप, साजिदा गर्राई। प्रोफेसर को कब से जानते थे? मर जाने के बाद से। वो तुम्हारे पास क्यों गए थे? यही तो मालूम करना है। तुम नहीं जानते? नहीं। रिवाल्वर वाले ने साजिदा की तरफ देखा, जो अब भी हैरत से आंखें फाड़े इमरान को घूरे जा रही थी। तुम्हारे कहने से जो पत्थर तोड़ा गया था वहाँ किसने रखा था? रिवाल्वर वाले ने इमरान से पूछा। यार क्यों कान खा रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता। तुम साजिदा पर क्यों डोरे डाल रहे थे? मैं डोरे डाल रहा था या इन्होंने रस्सी डाली है मुझ पर? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुमने उसे अपने मुतालिक क्या बताया? रिवाल्वर वाले ने साजिदा से पूछा। अपने मुतालिक? साजिदा ने होठों पर ज़बान फेरी, बोली कुछ नहीं। फिर यहाँ क्यों लाई हो? इसलिए कि इसे कर्नल दुर्रानी की दस्तबर्द से महफूज रखा जा सके। वो किसी कदर तलख लहजे में बोली। हूँ, उसके होंठों पर फिर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने इमरान से पूछा, कर्नल दुर्रानी का रोल किसने अदा किया था? खुद मैंने, इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया। तुमने लड़की उंगली उठाकर बोली और इमरान ने मुस्कुराते हुए सर को असबाती जुम्बश दी। क्यों, किस लिए? कर्नल को तुम हरगिज़ कुछ ना बताती। हूँ, तो कुछ बताया है तुमने? क्यों साजिदा? रिवाल्वर वाला उसकी तरफ देखे बगैर गर्राया। यकीनन बताया है कि मैं किस तरह अंजुमन बेबाका तक पहुँची थी। ओह, क्यों ना बताती, जबकि अंजुमन बेबाका किसी गैर कानूनी हरकत की मुर्तकिब नहीं होती और रजिस्टर्ड भी है। इमरान शरीर से मुस्कुराहट के साथ बोला। शायद ये तुम्हारा आखिरी सफ़र साबित हो, रिवाल्वर वाले ने इमरान से कहा। मैं कुछ नहीं समझ सकती, साजिदा अपनी पेशानी रगड़ती हुई बोली। तुम अंदर जाओ, रिवाल्वर वाले ने सख्त लहजे में कहा। साजिदा खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे में रुककर फिर मुड़ी, इमरान की तरफ देखा और अंदर चली गई। अब हम आज़ादी से गुफ्तगू कर सकेंगे, रिवाल्वर वाले ने तवील सांस लेकर कहा। इमरान कुछ ना बोला। अब भी वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मुकाबिल के हाथ में रिवाल्वर के बजाय कोई खिलौना हो। इधर देखो, दफातन, रिवाल्वर वाला गर्रा कर बोला। इमरान ने बड़े मासूमाना अंदाज में उसकी जानिब नज़र उठाई। ये रिवाल्वर खाली नहीं है। अच्छा, इमरान खुश होकर बोला। देखूं? उसने अपने ऐसे अंदाज में हाथ बढ़ाया था जैसे वो सचमुच रिवाल्वर उसे दे ही देगा। सीधे बैठो। ओह अच्छा, प्रोफेसर तुम्हारे यहाँ क्यों गया था? अगर इस तरह धमकाते रहे तो उसी से पूछ कर बताना पड़ेगा। संजीदगी इख्तियार करो। खैर, वो तो करूँगा ही, लेकिन तुम ये बताओ कि ऐसी ख़तरनाक मुहिम पर इस बेचारी को क्यों भेजा था? इसके अलावा और किसी को भी चोर दरवाज़े का इल्म नहीं? उससे मालूम कर लिया होता। प्रोफेसर के अक़ीदतमंदों में से है, लिहाजा वो बात जो प्रोफेसर ने किसी को नहीं बताई थी वो कैसे बता सकती है? देखो दोस्त, इमरान हाथ उठाकर बोला, रिवाल्वर जेब में रख लो। मैं ख़ुद भी बड़ी मुश्किलात में पड़ गया हूँ। एक तरफ से मेरा और प्रोफेसर का नामालूम दुश्मन है और दूसरी तरफ पुलिस। क्या वो दुश्मन तुम्हारे लिए भी नामालूम है? जब तक सामने ना आ जाए उसे नामालूम ही कहेंगे। मैं यकीन नहीं कर सकता। अगर कर भी लो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इमरान ने मायूसाना अंदाज में कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। सुबह हो रही है, इमरान ने कर्राह कर अंगड़ाई ली। तुम यहाँ से जा नहीं सकोगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इमरान खुश होकर बोला। फ़िलहाल पुलिस ही से नजात मिल जाएगी। क्या मैं नहीं जानता कि तुम पुलिस के मुखबर हो? उसके बावजूद भी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी के बलबूते पर दंदनाता फिर रहा हूँ।
یہ بھی کسی قسم کی چال ہوگی۔ ممکن ہے عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور اونگنے لگا۔ دروازے کی طرف سے قدموں کی آواز آئی۔ ریوالور والے نے ادھر گردن موڑی ہی تھی کہ عمران جھپٹ پڑا۔ ریوالور اس طرح اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا جیسے وہ اس کی گرفت میں ہونے کے بجائے خلا میں جھولتا رہا ہو۔ عمران اس کی چھاتی پر سوار تھا۔ دفعتاً وہ چیخا، لیزو ریوالور۔ کمرے میں داخل ہونے والا پہلے تو ٹھٹکا تھا، لیکن گرنے والے کی للکار پر ریوالور کی طرف جھپٹا، اور پھر قبل اس کے کہ عمران اس کے لیے بھی کوئی تدبیر کرتا، وہ ریوالور پر قابض ہو چکا تھا۔ ہٹ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ عمران اپنے شکار کو چھوڑ کر ہٹ جاتا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، دوسرا آدمی غرایا۔ عمران کے ہاتھ اٹھ گئے۔ پہلا آدمی اس کے قریب ہی کھڑا ہانپ رہا تھا۔ چند لمحے وہ دانت پر دانت جمائے عمران کو گھورتا رہا، پھر دوسرے آدمی سے بولا، اسے اندر لے چلو۔ عمران کو دروازے کی طرف مڑنا پڑا کیونکہ وہ دونوں ہی اب بہت زیادہ محتاط نظر آ رہے تھے۔ فی الحال انہیں ڈاج دینا محال ہی ہوتا۔ تیسرے کمرے میں ساجدہ نظر آئی، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ ٹھہر جاؤ، عمران کے پیچھے چلنے والوں میں سے ایک نے کہا۔ عمران رک گیا لیکن ان کی طرف نہیں مڑا، اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ اب اپنے دونوں ہاتھ پشت پر لاؤ، دوسرے نے کہا۔ عمران پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے باندھ لینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا وہ چپ چاپ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لایا اور منتظر رہا کہ کوئی ان میں سے آگے بڑھے۔ وہ جس پر عمران نے حملہ کیا تھا ڈریسنگ الماری کی طرف بڑھا اور اس میں سے 2 ٹائیاں نکالی۔ ساجدہ خاموشی سے بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ٹائیاں لیے ہوئے وہ عمران کی طرف قریب پہنچا اور جیسے ہی اس کے ہاتھ باندھنے کے لیے کسی قدر جھکا، عمران کسی جڑ سے اکھڑے ہوئے تناوار درخت کی طرح اس پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، کیونکہ عمران کے جوتوں کا جوتا اس کے پیر سے نکل کر اس کے سر پر پڑا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور عمران نے بیٹھے ہی بیٹھے اس پر جست لگائی۔ دونوں گتھے ہوئے فرش پر آئے۔ پہلا آدمی اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن اپنی ہی جگہ پر اس طرح اچھل کود کر رہا تھا جیسے یہ لایعنی حرکت حالات کو اس کی اپنی مرضی کے مطابق کوئی شکل دے دے گی۔ دفعتاً ریوالور چل گیا اور دوسرے آدمی کے حلق سے ایک بے ساختہ قسم کی چیخ نکلی اور وہ اپنی بائیں ران دبائے ہوئے پھر ڈھیر ہو گیا۔ عمران ریوالور والے ہاتھ پر پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ بالآخر وہ اسے اس کے ہاتھ سے نکال دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ریوالور فرش پر پھسلتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ ساجدہ ریوالور، دوسرا آدمی چیخا، لیکن ساجدہ بت بنی ہوئی کھڑی رہی۔ عمران اپنے مقابل کو رگڑے دے رہا تھا۔ پہلا آدمی اسی طرح کر رہا تھا اور چیختا رہا۔ وہ بائیں کہنی فرش پر ٹیک کر اٹھنا چاہتا، پھر ڈھیر ہو جاتا۔ اس کے ران سے خون ابل ابل کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ اب عمران کے دونوں ہاتھ اپنے دوسرے شکار کی گردن پر تھے اور وہ مخصوص اسٹائل میں اپنی گرفت بتدریج تنگ کرتا جا رہا تھا۔ آخرکار اس کے ہاتھ پر ڈھیلے پڑ گئے اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ مار ڈالا، تم نے اسے مار ڈالا، ساجدہ بوکھلا کر آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ ایسی قسمت کہاں کہ کوئی میرے ہاتھوں مر سکے، عمران نے اسے چھوڑ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ صرف بے ہوش ہو گیا ہے۔ اور وہ ساجدہ زخمی کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، وہ میرا کارنامہ نہیں ہے، یہ اپنے ساتھی کے ہاتھوں زخمی ہوا ہے، اسی لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور اب کیا ہوگا، وہ مستربانہ انداز میں بولی۔ بہتر یہی ہے کہ اب تم میرے ساتھ چلو۔ آہستہ آہستہ زخمی کی آواز نحیف ہوتی جا رہی تھی، پھر وہ خاموش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا تھا۔ بہت خون بہا ہے، کہیں یہ مر نہ جائے، ساجدہ نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ نکلو یہاں سے، عمران اسے دروازے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا۔ وہ باہر آئے، پو پھوٹ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا، وہ پھر بڑبڑائی، تم بس خاموشی سے چلتی رہو۔ لڑکی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور سہم گئی، کیونکہ اس بار وہ پھر کرنل کے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ ریڈی میڈ میک اپ جیب سے نکل کر چہرے تک آنے میں کتنی دیر لگتی۔ وہ رک گئی۔ چلتی رہو، فکر نہ کرو، یہ پولیس سے بچنے کے لیے ہے، میری نگرانی ہو رہی ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک ٹیکسی مل گئی۔ عمران نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ارے اب چپ بھی رہو، افلاطون کی خالہ، عمران دانت پیس کر کھلکھلایا۔ انداز دقیانوسی بوڑھیوں کا سا تھا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ عمران نے ڈرائیور کو رانا پیلیس کا پتہ دیا، حالانکہ عمارت سنگھی کے علم میں آ چکی تھی، لیکن عمران نہ جانے کیا سوچ کر اسے وہاں لے جا رہا تھا۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ ٹیکسی پھاٹک کے باہر ہی چھوڑ دی گئی۔ پھاٹک بند تھا۔ عمران نے دستک دی۔ کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ رانا طاہور علی صندوقی، عمران نے پروقار لہجے میں جواب دیا اور پھاٹک کھل گیا۔ لیکن چوکیدار اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا کیونکہ وہ میک اپ میں تھا۔ یہ دیکھو نالائق، عمران نے مصنوعی ناک کو چہرے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ ججی سرکار، چوکیدار جھک کر آداب بجا لاتا ہوا ہکلایا۔ وہ آگے بڑھے۔ ساجدہ حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں رہتے؟ اس نے پوچھا۔ لیکن اخبار میں تو کسی فلیٹ کا تذکرہ تھا۔ ارے تو پھر بحث کرنے لگی۔ میں تو نہیں جاؤں گی، ہرچند کہ تمہاری انجمن کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتی، لیکن اب وہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا اور اس کی پلکیں جھک گئیں۔ دفعتاً پھاٹک کی جانب سے شور کی آواز آئی اور عمران چونک کر مڑا۔ چوکیدار پھاٹک کو بند رکھنے کے لیے اس پر
पड़ रहा था। ऐसा मालूم हो रहा था जैसे दूसरी तरफ से भी फाटक पर ज़ोर सर्फ किया जा रहा हो। इमरान ने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाईं। चौकीदार का रवैया गैर मामूली था। क्या बात है, कौन है? इमरान ने उसे आवाज़ दी। वो ज़बरदस्ती अंदर घुसना चाहता है जनाब, चौकीदार की हाँफती हुई सी आवाज़ आई। मेरी ताकत जवाब दे रही है। ओह, साजिदा इमरान का बाजू पकड़ती हुई बोली, कहीं वही ना हो। इमरान कुछ कहे बगैर दरवाजे की तरफ झपटा और ख़ुद भी चौकीदार के साथ फाटक को दबाए रखने की जद्दोजहद शुरू कर दी। फिर सोचा क्या हिमाकत है, ख़ुद भी सोचे समझे बगैर लग पड़े। कौन है? उसने गर्राई हुई सी बुलंद आवाज़ में पूछा। अल्लाह के नाम पर बाबा, बाहर से आवाज़ आई। हद तेरी की, इमरान ढीला पड़ गया और चौकीदार को इस तरह घूर कर देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। फाटक खुला और वो दोनों अंदर घुस आए। दो लहीम शहीम फ़कीर जिनके सर मुंडे हुए थे और जिस्म पर गेरवी सफनियाँ थी, कपड़े घुटने तक लटक रहे थे। उन्होंने इमरान के सामने खड़े होकर नाचना शुरू कर दिया और घुटने बजाने लगे। साथ ही वो एक ख़ास अंदाज में कहते जा रहे थे, दम दमा दम दम राज करेगा, चुटकी चिंगल मुट्ठी दे दे, दम दमा दम। प्लीज़ प्लीज़, इमरान हाथ उठाकर बोला। निकाल कुछ, इनमें से एक ने कड़क कर कहा, और दूसरे ही लम्हे में इमरान की जेब से रिवाल्वर निकल आया। उन दोनों ने हिलना बंद कर दिया और रिवाल्वर को घूरते रहे। क्यों फ़कीरों के साथ मजाक करता है बाबा? कुछ देर के बाद उन्होंने कहा। साजिदा भी करीब आ गई थी। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? इमरान ने खुश मगीन लहजे में पूछा। पैदा करने वाले ने, जवाब मिला। क्या तुम इसी तरह फाटकों पर ज़ोर आजमाई करते फिरते हो? क्यों ना करें। अच्छा, इमरान ने आंखें निकाली। हम अकड़ू शाह के मुरीद हैं, अकड़ कर मांगते हैं। इमरान एक तरफ हटकर रिवाल्वर से इशारा करता हुआ बोला, अंदर चलो, नाश्ते की मेज़ तैयार मिलेगी। चल बाल के, एक ने दूसरे से कहा। साजिदा कुछ फासले पर खड़ी थी। वो दोनों आगे चल रहे थे और इमरान उनके पीछे था। दफातन उनमें से एक इस तरह मुड़ा कि उसका डंडा इमरान के रिवाल्वर वाले हाथ पर पड़ा और दूसरे लम्हे वो खुद भी किसी पहाड़ की तरह उस पर आ रहा। रिवाल्वर इमरान की गिरफ्त से निकल गया था। ठीक उसी वक्त उसने साजिदा की चीख भी सुनी, लेकिन ख़ुद उसे संभलने का मौका ना मिल सका। वो उस पहलवान नुमा फ़कीर के नीचे दबा हुआ उसे उछाल फेंकने की कोशिश कर रहा था और फ़कीर दोनों हाथ उसकी गर्दन पर थे, लेकिन अभी तक वो उस पर दबाव डालने में कामयाब नहीं हो सका था। इमरान ने उसकी कलाइयाँ पकड़ रखी थी और नीचे से ज़ोर लगा रहा था। फिर उससे साजिदा की आवाज़ें फाटक की जानिब से आती हुई महसूस हुईं, लेकिन वो उनसे पीछा छुड़ाने से कासिर था। चौकीदार की कर्राह भी सुनी, शायद वो भी बेबस कर दिया गया था। फ़कीर उस पर छाया हुआ था और वो सोच रहा था कि क्या इस वक्त यहाँ उस एक चौकीदार के अलावा और कोई मौजूद नहीं। हमलावर की कलाई पर उसकी गिरफ्त का दबाव बतदरीज बढ़ता रहा। फिर उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर उसकी उंगलियां ढीली पड़ती जा रही हैं। दफातन उसने अपना दाहिना घुटना झटके के साथ उठाया। हमलावर की लबों से एक हल्की सी कराह आज़ाद हुई और फिर इमरान ने उसे उछाल फेंका। फिर ये देखे बगैर कि उसका क्या हशर हुआ, उठकर बेतहाशा फाटक की जानब दौड़ा। चौकीदार फाटक के करीब मुंह के बल पड़ा था। उसे भी नज़रअंदाज करता हुआ सड़क पर निकल आया। बाएं जानिब एक तेज़ रफ्तार जीप नजर आई जो लहजा बलहजा दूर होती जा रही थी। वो फिर दौड़ता हुआ फाटक में दाखिल हुआ। हमलावर पर नज़र पड़ी जो भी पार्क के सिमत भागा जा रहा था। अब इमरान उसके पीछे दौड़ पड़ा। धूप फैलने लगी थी। रात भर का जागा हुआ जहन झुंझलाहट की आमा जगह बनकर रह गया था। देखते ही देखते उसने हमलावर को जा लिया। ऐसी टांग मारी कि वो उछल कर ढेर हो गया और इमरान ने उस पर छलांग लगाई। कमर पर सवारी गांठ कर गुद्दी पर ऐसा दो हथड़ मारा कि उसने किसी ज़ख्मी चौपाई की तरह डकरा कर गर्दन डाल दी। इतने में कुछ और लोग भी नजर आए जो दौड़ते हुए उसी तरफ आ रहे थे। ये राना पैलेस के दूसरे मुलज़मीन थे। इमरान हमलावर को छोड़कर हट गया क्योंकि गुद्दी पर पड़ने वाली ज़रब ने उसके जहन को अंधेरों में ढकेल दिया था और उसका सारा जिस्म बेहस व हरकत होकर रह गया था। क्यों, तुम सब कहाँ मर गए थे? इमरान मुलाज़मीन को घूरता हुआ गर्राया। किसी ने जवाब नहीं दिया, बस वो उसे देखते और हाँफते रहे। दिन चढ़े तक सोने वालों का यही हशर होता है। अच्छा दौड़ो, दौड़ लगाओ, पार्क के 100 चक्कर। सच साहब, एक ने कुछ कहना चाहा। साहब के बच्चे, दौड़ो। वो घूंसा तान कर झपटा और वो सब बौखला कर पीछे हट गए। चिल्लाओ। इमरान हलक पड़ कर दहाड़ा और वो दौड़ लगाने लगे। एक लाइन में इमरान ने फिर हाँक लगाई और उनकी बेतरतीबी ने कतार की शक्ल इख्तियार कर ली। वो दौड़ते रहे। इमरान हमलावर की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो कोहनियों के बल उठने की कोशिश कर रहा था और साथ ही सर को इस तरह झटके भी देता जा रहा था जैसे आंखों के सामने छाई हुई धुंध से पीछा छुड़ाना चाहता हो। इमरान ने दोनों हाथों से उसका सर थामकर उसे चित कर दिया और उसने अपने हाथ आंखों पर रख लिए। नाश्ता यहीं करोगे या डाइनिंग रूम में ले चलो? इमरान ने बड़े खुलूस से पूछा, लेकिन वो आंखों पर से हाथ हटाए बगैर गहरी गहरी सांसें लेता रहा। मुलाजिमीन पार्क के चक्कर लगा रहे थे। हाल्ट! इमरान सर उठाकर दहाड़ा। वो सब रुक गए। फालिन! वो फिर चीखा। वो सब दौड़ते हुए उसके करीब आया और लाइन में खड़े हो गए। अब इमरान ने हमलावर
के ठोकर रसीद करके कहा, तुम भी उठो वरना हड्डियाँ सुरमा कर दूंगा। वो हाँफता काँपता हुआ उठा और अहमकाना अंदाज में चारों तरफ देखने लगा। मैंने पूछा था, यही नाश्ता मंगवाऊँ? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे जाने दो, भर्राई हुई आवाज़ में बोला। अब तुम्हें भी जाने दूँ तो मेरा जी कैसे बहलेगा? मैं कुछ नहीं जानता। इन कलंदर साहब को ले चलो, इमरान ने मुलाजिमों से कहा, लेकिन पहले इनकी कमर से घंटा अलग कर दो। कमर से रस्सी खोलकर घंटा अलग कर दिया गया और फिर वो उसे धकेलते हुए इमारत की तरफ ले चले। मारो अगर सीधी तरह ना चले, इमरान ने मुलाजिमों से कहा। मैं चल रहा हूँ, हमलावर गर्राया। वो नशिस्त के कमरे में आया और इमरान ने उसे एक कुर्सी पर धकेल दिया। उसके बाद वो मुलाजिमीन की तरफ मुड़कर बोला। इनके चले जाने के बाद हमलावर भर्राई हुई आवाज़ में बोला, मैं बेकसूर हूँ, मुझे यकीन है, इमरान ने हाथ उठाकर कहा और ख़ामोश हो गया। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। कई मिनट इसी तरह गुजर गए। आखिरकार गिरवी कफनी वाला पहलवान फिर हकलाया, आप यकीन कीजिए। ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला। मैं कुछ भी नहीं जानता। यकीनन ऐसा ही होगा। तब तो फिर मुझे क्यों रोके रखा है? नाश्ता नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा भी क्या? इमरान उठकर फ़ोन के करीब आया और ब्लैक ज़ीरो के नंबर डायल करने लगा। क्या आप पुलिस को इत्तला दे रहे हैं? पहलवान ने पूछा। अरे नहीं, ये आप क्या फरमा रहे हैं? इमरान ने जवाब दिया और माउथपीस में बोला, हाँ मैं हूँ। देखो, विक्टोरिया रोड के चौराहे वाले टेलीफोन बूथ के करीब अपनी एक गाड़ी खड़ी है, उसमें पेट्रोल नहीं है, उसे वहाँ से मंगवा लो। रिसीवर रखकर वो पहलवान की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराने लगा। फिर बोला, भूख तो नहीं लगी? नाश्ता जल्दी ही तैयार हो जाएगा। पहलवान होठों पर ज़बान फेर कर रह गया। अब इमरान सफदर के नंबर डायल कर रहा था। दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर बोला, कहो रात कैसी रही? मैं मजबूर था इमरान साहब। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। X2 बाखबर था, उसने पिछली रात मुझे आवाज़ दी थी और कहा था कि वहाँ से चला जाऊँ। हूँ, इमरान ने मज़ाकाना अंदाज में कहा। क्या मैं पहले ही नहीं कह रहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी ना कर सकोगे? आप इस सिलसिले में X2 से क्यों नहीं गुफ्तगू करते? देखा जाएगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इतने में एक मुलाजिम ने कमरे में दाखिल होकर नाश्ते की तैयारी की इत्तला दी। चलिए सरकार, इमरान उठता हुआ बोला। मैं नहीं समझा। नाश्ता समझे बगैर किया जाता है। लेकिन पहलवान ना उठा। इमरान ने मुलाजिम से कहा, दूसरों को भी बुलाओ। मैं चल रहा हूँ, पहलवान उठता हुआ बोला। इमरान ने दोनों हाथ फैलाकर रुकबी दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो डाइनिंग रूम में आए। ताज़ा काफ़ी की भाप और तले हुए अंडों की मिली जुली खुशबू फ़ज़ा में अटकलियाँ कर रही थी। इधर तशरीफ़ लाइए जनाब। इमरान ने झुककर एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और उसके साथ बैठ जाने के बाद बोला, काफ़ी क्रीम के साथ पसंद फरमाते हैं या दूध के साथ? वो कोहनियाँ मेज़ पर टेके और हथेलियों से कनपट्टियाँ दबाए बैठा रहा। फिर इमरान भी उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर बैठकर सैंडविच बनाने लगा। सैंडविच बनाकर प्लेट उसकी तरफ खिसकाई। शुरू कीजिए जनाब आली, उसने बड़े अदब से कहा। पहलवान के चेहरे पर अजीब से आसार थे। कभी तो ऐसा लगता जैसे बेतहाशा हंस पड़ेगा और कभी ऐसा मालूम होने लगता जैसे अब दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देगा। बमुश्किल तमाम उसने हाथ बढ़ाकर एक सैंडविच उठाया और बहुत एहतियात से खाने लगा। जी हाँ, भला जल्दी में और क्या खिदमत कर सकता था? इमरान मुँह चलाता हुआ बोला। इसे हातिम का ख़ीमा समझिए। पहलवान खामोशी से खाता रहा। फिर इमरान ने उसके लिए काफ़ी उंडेरी और शक्कर की मकदार के बारे में पूछा। जी 3 चमचे, ये ज़रा कड़वी होती है, पहलवान बोला। बेशक, इमरान सर हिलाकर बोला। लेकिन खुदा के लिए अब जल्दी बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं? पहलवान ने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। दोपहर का खाना आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि घरवाली को तो आपके पीर भाई उठा ले गए। यानी वो आपकी बेगम थी? जी हाँ, बेगम कहिए। इमरान ने सर हिलाकर कहा और चमचे से शुगर घोलता रहा। मैं नहीं समझ सकता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, पहलवान बड़बड़ाया। रहा होगा कुछ, इमरान ने गर्दन झटक कर कहा। लीजिए, काफ़ी लीजिए। नहीं साहब, अब मुझे उलझन हो रही है। खैर, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर आप कुछ बताना ही चाहते हैं तो फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? काफ़ी पीजिए ना, ठंडी हो रही है। 1 माह पहले की बात है, एक साहब हम लोगों से मिले थे। जी, हम लोग मेट्रो शाह के तकिया में रहते हैं। जी, तो फिर वो साहब बोले कि मैं खुफिया पुलिस का अफसर हूँ, तुम लोगों से एक काम लेना चाहता हूँ। हम समझ गए कि हमारी टोह में आया है। वो समझते हैं कि तकिए से चर्स और अफयून का कारोबार चलता है, लेकिन हमें आपकी कोठी दिखाने अपने साथ लाए। कहने लगे कि इस कोठी की निगरानी शुरू करो, हमें शुबा है कि यहाँ लड़कियों का कारोबार होता है, लिहाजा आए गए पर नज़र रखो। फिर खूब धौंसाया। कहा, अगर ये काम नहीं करोगे तो तकिए से चर्स बरामद करके बंद करा दूँगा। सभी डरते हैं पुलिस वालों से साहब। हमने हामी भर ली और आसपास मुंडलाते फिरे। सड़क की दूसरी तरफ पीपल के दरख्त के नीचे एक टूटी फूटी कुटिया जो अरसा से खाली पड़ी थी, हमारा ठिकाना बन गई। हम जानते थे कि वहाँ अक्सर इधर उधर के लोग आकर डेरा जमा लेते हैं, इसीलिए हम पर किसी को शुबा ना हो सकेगा। आज आपके आने से कुछ देर पहले एक आदमी ने हमें इत्तला दी कि यहाँ एक लड़की लाई जा रही है। अब हमारा काम ये होगा कि हम उस लड़की को उठाकर आगे खड़ी हुई गाड़ी में डाल दें।
بس صاحب اتنی سی بات ہے. اب سوچتا ہوں اگر وہ کوئی ایسی ویسی بات تھی تو آپ اتنی دلیری سے لڑنے مرنے پر کیوں آمادہ ہو گئے؟ تو تمہارا ساتھی لڑکی کے ساتھ گیا ہوگا. پتہ نہیں صاحب، آپ چلے میرے ساتھ. اگر وہ گاڑی پر نہ گیا ہوگا تو تکیے ہی میں ملے گا. کٹیا تو چھوڑ دی ہوگی. کیا اس آدمی کا حلیہ بتا سکو گے جس نے تمہیں اس حرکت پر مجبور کیا تھا؟ جی، بہت دبلا پتلا لمبا آدمی تھا. ناک چپٹی تھی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی جیسے چینی لوگوں کی ہوتی ہیں. عمران نے طویل سانس لی. وہ پہلے سمجھا تھا شاید کیپٹن فیاضی کے محکمے کے آدمی انہیں اس راہ پر لگایا ہوگا. کیا اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اگر تم اس سے ملنا چاہو تو وہ کہاں ملے گا؟ نہیں صاحب. اچھا، عمران اٹھتا ہوا بولا. غالباً تم کافی ختم کر چکے ہو. جی صاحب. وہ بھی اٹھ گیا. اب ہم میٹرو شاہ کے تکیے میں چل کر دیکھیں گے کہ تمہارا ساتھی وہاں موجود ہے یا نہیں. چلیے صاحب.